चलो, गवर्नर जनरल पढ़ लिए थे ना पूरा? पूरा खत्म था गवर्नर जनरल वायसराय फलाना चिलाना ढीम का। क्या दोस्त भोज खाएं? भोज चलिए आइए बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, धार्मिक आंदोलनों की। ठीक, धार्मिक आंदोलन। देखिए, धार्मिक आंदोलन की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि धार्मिक आंदोलन था क्या, ये किस हिसाब से ये भारत में आता है, कब इसका टाइम पीरियड था। ठीक, तो इसके लिए आप 3 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास में 3 बार क्या हुए थे, धार्मिक आंदोलन हुए थे। भारतीय इतिहास में 3 बार धार्मिक आंदोलन हुए थे। ठीक है, हुए बहुत बार थे, लेकिन जैसे भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया पढ़ने के हिसाब से। जैसे एक को बोला गया क्या, प्राचीन इतिहास। ठीक, दूसरे को मध्यकालीन इतिहास। क्या, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरे को आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसको 3 अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया। तो होता क्या है कि समय समय पर हर जगह जो है वो, ठीक है, धार्मिक आंदोलन होते हैं। जैसे अगर हम प्राचीन भारत में अगर बात करें कि यहाँ धार्मिक आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था ये, तो ये ठीक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, ठीक है, उस समय पर ये मुख्य संप्रदाय हुआ था, मुख्य संप्रदाय था जो मतलब एक समाज में लंबा चौड़ा सुधार लाने का प्रयास किया था, एक नई व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया था। उसी को ये, ठीक है, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म के समय में, हाँ, तो उसी को ठीक है धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो बौद्ध और जैनों की हम बात करेंगे। देखिए, सिर्फ बौद्ध जैन यहां नहीं था, बौद्ध जैन के तरह लगभग 60 से 62 अलग अलग संप्रदाय यहां पर क्रिएट हुए थे। ठीक है, 60 से 62 इतने संप्रदाय जो है यहाँ पर लगभग आए थे, जिसमें अलग अलग बहुत सारे धर्म थे। जैसे वैष्णव धर्म के बारे में सुनते होंगे आप लोग, उसी समय शुरुआत हुई थी। शैव धर्म के बारे में सुनते होंगे आप लोग, उसी समय शुरुआत हुई थी। भगवत धर्म के बारे में सुनते होंगे आप लोग, ये सब उसी समय शुरुआत हुआ था। उसी में था एक बौद्ध और एक जैन। तो ये दोनों कुछ ज्यादा मतलब हाईलाइट हो गया, कुछ चीजें इसकी अच्छी थी जिसको लेके लोगों को ठीक ठाक लगने लगा, तो लोग इसमें आना शुरू कर दिए। तो ये आप प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे तो ये उस समय का धार्मिक आंदोलन था, समाज सुधार आंदोलन था। ठीक है, जब आप मध्यकालीन भारत में आएंगे, ठीक, तो यहां आप पढ़ेंगे, ठीक है, 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, सूफी और भक्ति आंदोलन। क्या पढ़ेंगे,
सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलनों में आप कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो, ठीक है, मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु थे जो अलग अलग सिलसिला लाए थे। जैसे चिश्तिया सिलसिला आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, चिश्ती सिलसिला एक होता है, सोहरावर्दी सिलसिला होता है, ठीक है, ऐसे करके कई सारे मतलब सिलसिला उस समय पे आए थे और उन सिलसिलाओं के बारे में आपको सूफी में पढ़ना है। मतलब कि मुस्लिम धर्म में जो चीजें बिगड़ रही थी, ठीक है, उसको सुधारने का काम किया गया था सूफियों के द्वारा मध्यकालीन भारत में, ठीक है, और हिंदू धर्म में जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी उसको फिर से ठीक ठाक करने का काम भक्ति आंदोलन के द्वारा कुछ भक्त लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें आप ये कबीर के बारे में सुने होंगे। अच्छे खासे पर्सनालिटी थे कबीर, ठीक है, उनकी नाम आता है कि वो भक्ति आंदोलन के ठीक ठाक मतलब कि वो समाज सुधारक माने जाते थे, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में सूफी भक्ति के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, तो आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में जो आपको पढ़ने हैं वो कब से पढ़ने हैं, तो देखिए 1813 के बाद से, ठीक है, 1813 के बाद से काफी सारे जो है ऐसे अलग अलग मतलब संगठन बने जो मतलब जो भी बुराई चल रहा था उस समय पर, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है, या फिर जो दलित लोग थे उसमें कह लीजिए, ठीक है, या फिर जो भी उस समय पर थी अलग अलग कैटेगरी, सभी कैटेगरियों को सुधारने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, ठीक है। तो ये आधुनिक भारत का धार्मिक आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन बनता है, ठीक है। 1813 से लेके, ठीक है, आप कह लीजिए कि लगभग 1900 तक की जो व्यवस्था चली थी, ठीक है, इस बीच में आ जाएगा कभी कभी कोई 1900 के बाद की भी व्यवस्था आती है, जैसे वहाबी आंदोलन ही सब हो गया। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी, तो हम जो पढ़ेंगे यहीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मोटा मोटी एक चीज जानिए कि ये धार्मिक आंदोलन या फिर समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्या जरूरत था कि इसकी आवश्यकता पड़ा था, तो पहले इसके बारे में जानिए। देखिए 1813 में, कब, 1813 में क्या होता है, 1813 में तो एक अधिनियम लाया जाता है जिसको 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है, 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। अभी तक क्या हुआ था कि ब्रिटेन वासी भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, अभी तक नहीं कर रहे थे। 1813 से पहले तक अंग्रेज लोग भारतीयों के धर्म व्यवस्था में अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया था ये, लेकिन 1813 में अधिनियम लाया गया, इसके तहत कुछ ईसाई धर्म गुरुओं को भारत भेजा गया, कुछ विद्वानों को भारत भेजा गया ताकि वो भारत में चल रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करें। भारत के जितने भी मतलब धर्मशास्त्र है, अलग अलग किताबें हैं, उन किताबों का अध्ययन करे और पता करे कि मतलब इनके धर्म में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तब कुछ आते हैं वहां पे, ठीक है, मतलब विद्वान लोग उनके हिसाब से भारतीय मतलब धार्मिक किताबों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, भारतीय धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं, और वहां से जानकारी लेने के बाद जो जो व्यवस्था इधर उधर था उसको वो चेंज करते चले गए अपने हिसाब से। कुछ चीजें थी जो मानवता के हित में ही नहीं था, ठीक है, कुछ चीज था जो बिल्कुल खराब था, कुछ चीज था जो बहुत अच्छा था, उसको भी इन लोगों ने चेंज किया, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सामने वाले पे आपको भरोसा नहीं रहेगा और वो आपके लिए अच्छा काम भी अगर करता है तो आपको, ठीक है, लगेगा कि हमारे लिए बुरा कर रहा हो, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बात ट्रस्ट की है और अंग्रेज जो है वो भरोसे के लायक अभी तक थे नहीं। वो इस वजह से वो कुछ अच्छा भी करते थे तो लोग उसके ऊपर भड़क जाता था और लोग उसका विरोध करता था। तो यहां से जो है ये भारतीय धर्म में ये लोग हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, ठीक है। और यहीं पे आपको नाम मिलेगा एक व्यक्ति या किसका, तो राजा राम मोहन राय का, ठीक है। किनका नाम मिलेगा आपको, तो राजा राम मोहन राय का नाम मिलता है, और इन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत हम यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इनको जो है युग दूत कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि युग दूत किसको कहा जाता था, आधुनिक भारत का युग दूत, आधुनिक भारत का युग दूत किसको कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कौन थे वो, राजा राम मोहन राय। अब बात है कि कहा किसने था, तो याद रखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, सुभाष चंद्र बोस, है कहीं, ये रहे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, किनको, तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा था, तो आधुनिक भारत का युग दूत कहा था, ठीक है, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा था, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक भी कहा गया था इनको, ठीक है। युग दूत होता जैसे एक युग होता है,
होते ना, बहुत सारे युग सुने होंगे, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, ऐसे युग सुने हैं। ठीक है, ऐसे मतलब हिंदू शास्त्रों में युग का बटा होता है। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो है एक युग चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम जैसे मानव है। इसके बाद कुछ नए ख्याल के मानव आएंगे, जैसे मान लीजिए कि वो एआई जो अभी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें सारी चीजें जो है वो मशीन खुद कर रहा है। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि यहाँ टीचर की आवश्यकता ही नहीं होगा, बोर्ड अपने आप आपको पढ़ाएगा। इधर उधर करेंगे, टक से बोलेगा लड़का इधर देख, ऐसे बोर्ड आपको पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अब लोग ज्यादा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई, इस पे ज्यादा तवज्जो देंगे लोग। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एक नई युग की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इनका कहना था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का, कि ये जो युग चल रहा है अभी, ठीक है, 1800 का 1900 का जो भी चल रहा हो, इस युग में, ठीक है, मतलब इनसे बढ़िया पुरुष कोई नहीं। मतलब युग में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उस पूरे युग का ढांचा चेंज कर देता है। जैसे प्राचीन भारत में अभी बताया था आपको गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में, इन लोगों ने मतलब भयंकर लेवल पे पूरे के पूरे जो है वो व्यवस्था चेंज कर दिया था भारत का। भारत में हुआ क्या था कि जो उत्तर वैदिक काल थे, ठीक है, 1000 BC से लेकर 600 BC तक, इस बीच में बहुत सारी चीज में लोगों को टॉर्चर किया जाने लगा था। लोगों के ऊपर जबरन 3-4 प्रकार का कर्ज डाल दिया गया था। हर मानव को 3-4 कर्ज चुकाने पड़ते थे। जैसे कि, ठीक है, उसको अपने जीवन में 3 टाइप का यज्ञ करना पड़ता था। एक यज्ञ करना पड़ता था ईश्वर को खुश करने के लिए, एक यज्ञ करना पड़ता था, ठीक है, जो ऋषि मुनि होते हैं, मतलब पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, उनको खुश करने के लिए, और एक यज्ञ किया जाता था, ठीक है, अगर किसी को संतान होता है तो संतान प्राप्ति के बाद एक यज्ञ किया जाता था। और कहा जाता था कि तीनों के तीनों यज्ञ किसी मनुष्य के जीवन में जरूरी है, अगर नहीं करेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति ये नहीं होगी। अब सोचिए, एक गरीब व्यक्ति जो है अगर ये सारी चीजें कर रहा होगा, ठीक है, सबके लिए बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, जिसके पास है वो तो बिल्कुल करे, क्योंकि अभी भी हमारे पास होता है, क्या होता है, जो होता है मंजूर खुदा होता है। गलत बात, रोकिए तो इसको आके, हाँ, रोकना है उसको। डिस्प्ले पूरा दिख रहा, ठीक, लाइट मार रहा, कोई बात नहीं। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग युगदूत के बारे में, ठीक है, कि मतलब किसी एक युग को बदलने वाला जो होता है युगदूत कहलाता है। कि उस युग में मतलब सबसे ग्रेट पर्सनालिटी आया था, उसको युगदूत कहा जाता है, कि दूत बन के आया है, एक फरिश्ता बन के आया है इस युग में वो। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि राजा राम मोहन राय जो है ये क्या थे, ये युगदूत थे। ठीक है, तो इनके बारे में याद रख लीजिएगा। अब इसे राजा राम मोहन राय से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो एक आध दो क्वेश्चन इनसे याद रखिएगा। ठीक है, एक याद कीजिए, आपको बताए थे आत्मीय सभा, ठीक है, उनके द्वारा शुरू किया गया। ठीक, 1815-16 में। ठीक है, 1815-16 में इन्होंने क्या किया था, एक आत्मीय सभा बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने 1817 में, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। तो क्वेश्चन आता है कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे किसके द्वारा, राम मनोहर लोहिया, हाँ, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ऐसा कंसेप्ट मिलता है कि 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इनके जीवन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आएगी, क्या, सती प्रथा का। आपको बताए थे सती प्रथा के बारे में कि जब किसी का पति अगर देहांत कर जाता था तो साथ ही साथ पत्नी को भी चिता पे, ठीक है, मतलब उसके साथ भेज दिया जाता था कि जाइए वहां भी सेवा करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ नहीं, दोसर ब्याह कर लेगा, अरे दोसर ब्याह कर लेगा, ठीक है, मतलब
थोड़ा सा कह सकते हो कि खचरई था लोगों का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं था। ठीक है, मतलब किसी की पत्नी मर जाती है तो पति जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 दिन शोक मनाएगा। अगर ठीक ठाक हो अगर इंसान, ठीक है, जिसको अपनी पत्नी से ज्यादा लगाव रहा हो तो हो सकता है कि वो ठीक ठाक रहे, आगे ब्याह ना करे। लेकिन 95% लोग, 99% लोग जो है वो आने वाले साल 2 साल में एक दूसरे उठा के ले आते थे। लेकिन अगर किसी का पति मर जाता है तो महिलाओं को यह अनुमति नहीं थी, उनके पास कोई मतलब परमिशन नहीं था, अब उनको साथ साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ऐसा होता था, बहुत सारी महिला भाग भी जाती थी। ठीक है, तो सोचिए ना उसके बाद उसकी जीवन क्या होगी। ठीक है, और कंडीशन ऐसी थी कि अब महिला कहीं अकेले कहीं भटकती हुई दिख गई तो बस, ठीक है, समाज में एक से एक भेड़िए पड़े हुए। ठीक है, तो महिला इस डर से कहीं भाग के जा भी नहीं सकती थी। ठीक है, जाएगी किसी ना किसी भेड़ियों का शिकार हो जाएगी वो। तो बहुत सारी बाउंडेशन थी उस समय पर। ठीक है, लेकिन चलिए फिलहाल व्यवस्था सब कुछ अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आगे सब अच्छा हो। तो सती प्रथा का कंसेप्ट जो है याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक के मदद से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, विलियम बेंटिक जो था, जो 1829 से लेकर 1835 तक ये भारत के अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था ये। ठीक है, विलियम बेंटिक, इस व्यक्ति ने ये समाप्त कर दिया। कब? तो 1829 में इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक इसको समाप्त किया था। सहयोग कौन किए थे इसमें? तो राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा सहयोग किया गया था सती प्रथा को समाप्त करने में। ठीक है, तो सती प्रथा से जब भी बात है तो ये 2-4 बातें आप यहां से याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया। कब? तो 1828 में। क्वेश्चन बहुत आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? तो 1828 में किया गया। ठीक है, इनको मतलब कुछ भाषा का ठीक ठाक ज्ञान था, जैसे फारसी भाषा का अच्छा नॉलेज रखते थे ये, बंगाली का अच्छा नॉलेज रखते थे ये, अंग्रेजी का ठीक ठाक नॉलेज था और उर्दू का भी ठीक ठाक नॉलेज था। तो 3-4 भाषाओं में इनको ठीक ठाक नॉलेज था। तो जब भी किताब तब ये कुछ लिखा करते थे, इन भाषाओं का ये प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। ठीक है, जिसमें एक अखबार आपको मिलेगा मिरातुल अखबार, जो किस भाषा में होगा? फारसी भाषा में। ठीक है, तो बीपीएससी में यह भी एक बार क्वेश्चन आया था कि मिरातुल अखबार जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया एक अखबार था। क्या? मिरातुल अखबार। किस भाषा में था ये? तो ये था किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, फारसी भाषा में इस अखबार को छापा गया था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। मतलब ये हर भरसक प्रयास कर रहे थे कि समाज में जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है उसको सुधारने का ये काम कर रहे थे। बताए थे आपको कि इनकी भाभी जो है वो खुद की भाभी को सती कर दिया गया था, जिसको लेकर इनको काफी ज्यादा दुख हुआ था और उसके बाद जो है ये व्यवस्था को मतलब प्रण ले लिए थे कि अब इसके बाद हम इस चीज को बदल के रहेंगे, और कुछ दिन बाद कहानी भी खत्म हो गई। ठीक है, चलिए एक और याद रखिएगा, एक मैगजीन इनके द्वारा छापी गई थी। ठीक है, संवाद कौमुदी। ठीक है, तो एक मैगजीन अर्थात पत्रिका जो है ये इनके द्वारा छापा गया था। वो क्या था? वो संवाद कौमुदी। तो ये दो, एक अखबार और एक मैगजीन। अखबार जानते हैं आप लोग, जो पेपर होता है उसमें देखिएगा कि एक 2-4-10 पेज का छोटा सा मैगजीन होता है। ठीक है, हाँ, तो वो आपको मैगजीन मंथली वाइज मिल जाता है, साप्ताहिक वाइज मिल जाता है। ऐसे मंथली वाइज जो है वो कुछ मैगजीन आता है जिसमें कुछ हॉट खबर रहते हैं, जो हाल फिलहाल में कुछ बहुत बड़ी घटना हुई रहती है। ठीक है, तो उस टाइप की खबर के लिए मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्होंने फारसी भाषा में एक अखबार निकाला मिरातुल, और एक क्या बंगाली भाषा में एक क्या किया? हाँ, ठीक है, संवाद कौमुदी एक मैगजीन इन्होंने लॉन्च किया था। तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉन्च किया गया ये दो चीज, क्या? एक मिरातुल अखबार और एक संवाद कौमुदी। किसका था ये? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय की ये व्यवस्था थी। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछना हो तो यहां से पूछ लेगा वो। ठीक है, 1833 में ठीक है लंदन गए थे और वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। 1833 में कहां गए थे ये? लंदन गए थे और वहीं पे इनका देहांत हो गया था। किनका?
राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उसके बाद कहानी खत्म। अब इनकी जो दो शिष्य थे जो काफी फेमस हुए थे, एक का नाम था क्या, देवेंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे का नाम केशव चंद्र सेन। तो ये इनके दो शिष्य थे, ठीक है, जो इनकी ये ब्रह्म समाज वाली व्यवस्था को बहुत आगे तक लेके गए। देखिए, ये जो थे राजा राम मोहन राय, इनका मानना था कि ईश्वर एक है। ठीक है, ईश्वर एक है, तो ये एकेश्वरवाद में मतलब विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, कोई अलग रूप में पूजता है, कोई जिसको जिस रूप में पूजना हो लोग पूजता हो, लेकिन ईश्वर है एक ही। इस सारे सृष्टि का निर्माण, ठीक है, उसी ने किया है। वो उनका पर्सनल अपना थिंक था। उनका कहना था कि ईश्वर जो है वो निराकार होता है। ठीक है, मतलब ईश्वर क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये कुल मिला के आप ऐसा कह लीजिए कि मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, मूर्ति बनाने वाले कंसेप्ट का ये विरोध करते थे कि आप ईश्वर की आकार नहीं बना सकते, वो निराकार है, वो उसका कोई आकार नहीं है। आप जो आकार बना रहे हैं, ये आकार एक मनुष्य का है और मनुष्य की तुलना ईश्वर से नहीं की जा सकती है। ऐसी मतलब मेंटालिटी थी किनकी, तो राजा राम मोहन राय की। ठीक है, तो ये एकेश्वरवाद में भरोसा रखते थे। ठीक, तो याद रखेंगे ये एकेश्वरवाद में भरोसा रखते थे। और इनके जाने के बाद इनकी व्यवस्था को दो लोगों के द्वारा चलाया गया, जिसमें एक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और एक थे केशव चंद्र सेन। यही देवेंद्र नाथ टैगोर है जिनके पुत्र थे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। नाम सुने हैं? हाँ, तो इन्हीं के पुत्र थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे इनके द्वारा ये इस चीज को आगे बढ़ाया गया। ठीक, तो ब्रह्म समाज की बागडोर आगे किसके हाथ में आई राजा राम मोहन राय के बाद, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के हाथों में ये मतलब पूरा का पूरा बागडोर आ जाता है। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा कि इनके द्वारा, ठीक है, ये जो कौन, ये केशव चंद्र सेन है, ठीक है, इनके द्वारा आगे एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1865 ईस्वी में, किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1865 ईस्वी में क्या किया गया, एक नई संस्था बनाई गई, क्या, आदि ब्रह्म समाज। दरअसल होता क्या है कि केशव चंद और ये देवेंद्र नाथ टैगोर दोनों में ना मतलब मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, मतलब अब यहां से इन दोनों में खटपट हो जाती है। तो ये जो है ब्रह्म समाज को आगे लेकर केशव चंद बढ़ाए और ये जो है अपना एक अलग ब्रांच खोल लिए। था ब्रह्म समाज ही, लेकिन ब्रांच उसका अलग था। इसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना यहां पर किया गया। केशव चंद्र सेन जो है ये, इनसे एक बात आती है कि लोग जो है ये मतलब इनको बहुत ज्यादा मतलब उस समय पे कह लीजिए कि आप अलोकप्रिय हो गए थे। ये मतलब लोग इनको बुरा भला कहने लगा था। खास करके ये जो भी इनके साथी लोग थे वो इनके बातों पर भरोसा नहीं करते थे। इसके पीछे कारण क्या है कि इन लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव लाया था, एक व्यवस्था लाया था, नियमावली लाई थी, जिसमें इन लोगों ने कहा था कि लड़कियों का जो उम्र है, ठीक है, वो 14 से कम उम्र में लड़कियों का विवाह नहीं होगा। तो आप कह लीजिए कि बाल विवाह पर इन लोगों ने रोक लगा दिया था, जिसमें खास करके केशव चंद जो थे वो उस चीज का मतलब बागडोर वही संभाल रहे थे। और इन्हीं के अगुवाई में ये ऐसा किया गया था कि बाल विवाह नहीं होगी। तो बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और महिलाओं के एज मिनिमम कितना फिक्स कर दिया गया, 14 साल। ठीक है, उससे पहले विवाह नहीं होगा। पहले 8 साल में हो जाता था, 10 साल में होता था, 12 साल में ऐसे विवाह हो जाता था महिलाओं का। ठीक है, लेकिन यहाँ एज फिक्स कर दिया गया 14 साल से पहले विवाह नहीं होने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या था कि इनकी खुद की एक बेटी थी, उसका रिश्ता, हाँ, उसका रिश्ता किसी अच्छे घराने से, मतलब एक राजा, मतलब राज परिवार से आया और वो मात्र 12 साल की थी। ठीक है, तो वो अपनी पुत्री का विवाह कर दिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, नियम वही लगाए थे, नियम वही लगाए थे, लेकिन अच्छा घर घरान देख के, एक शासक का मतलब व्यवस्था देख के उन्होंने अपना नियम खुद दे तोड़ दिया। वो जो बोल रहे थे कि महिलाओं की मतलब लड़कियों की विवाह की एज मिनिमम 14 होनी चाहिए, 12 साल में इन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी थी। तो सोचिए, जो इंसान खुद लोगों को समझा रहा हो और खुद वो काम वही कर रहा हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसकी बुराई करेंगे, अलोकप्रिय वो व्यक्ति हो ही जाएगा।
तो इसी वजह से ब्रह्म समाज में एक फूट देखने को मिलती है और ब्रह्म समाज यहाँ दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि आदि ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो आप ब्रह्म समाज से 4-5 बात याद रखिएगा। क्या क्या याद रखिएगा? पहला बात, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्म समाज। ठीक है, हाँ, राजा राम मोहन राय। सबसे पहले याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था कि 1816 में आत्मीय सभा बनाई थी। एक संगठन क्या बनाया था? आत्मीय सभा बनाया था। उसके बाद 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज 1828 में। उसके बाद सती प्रथा याद रखिएगा 1929 में, सॉरी 1829 में सती प्रथा 1829, ब्रह्म समाज 1828। 1833 में राजा राम मोहन राय जी का मृत्यु हो जाता है लंदन में। ठीक है, उसके बाद में इस व्यवस्था को आगे संभालने के लिए दो लोग आते हैं, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये क्या करते हैं, तो 1865 में अपनी ये अलग एक मतलब कैटेगरी बना लेते हैं, आप कह लीजिए एक अलग ब्रांच बना लेते हैं ब्रह्म समाज का, और नाम क्या रखा जाता है उसका? आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज के बारे में, तो याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपको उतना याद रख लेना है 4-5 बात किससे? राजा राम मोहन राय से, ब्रह्म समाज से संबंधित। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयाराम साहनी। कौन है? हाँ, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जो है, ये दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन? हाँ, तो याद रखिएगा कि 1875 के आसपास इन्होंने मुंबई में, ठीक है, किस आर्य समाज की स्थापना की थी, और इसकी एक ब्रांच 1877 में इन्होंने लाहौर में खोला था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज का, ठीक है, स्थापना कहां, तो बंबई में किया था, और 1877 में उसका एक ब्रांच कहां खोला गया? लाहौर में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि आर्य समाज के लाहौर ब्रांच जो था, लाहौर शाखा था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1877 में, लाहौर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1877 में, जबकि बंबई वाली शाखा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, ठीक है, देखिए, तो आर्य समाज जो है, आर्य समाज, इसका एक बड़ा फेमस नारा था। इनका फेमस नारा क्या था कि भारत जो है ये किसके लिए है? भारतीयों के लिए। अब जरा बताइए उस समय पर ये ऐसी नारा देने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? कुछ ना कुछ तो इधर उधर हुआ होगा। क्या हुआ होगा? वही हुआ होगा जो मंजूर खुदा हुआ होगा। ठीक है, तो बात यह था ना कि भारत में उस समय पर बहुत सारे अलग अलग लोग आगे बैठे हुए थे। वास्तव में भारतीय जो है वो न के बराबर थे, और आज तो खैर भारत में कोई भारतीय है ही नहीं। ठीक है, आज भारत में कोई भारतीय है ही नहीं। ठीक है, जो भी है यहाँ पर, ठीक है, या तो वो अंग्रेज के मानसिकता से प्रभावित है, या फिर वो, ठीक है, दूसरे किसी मतलब विदेशी आए थे, ठीक है, उसके मानसिकता से प्रभावित है, और जो बच गया, जय हिंद जय भारत, ठीक है, उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे भारतीय है जो अभी भारत में है। अगर बात करें कि भारत के मूल निवासी लोग कौन थे, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत के, ठीक है, कुछ जनजाति, कुछ लोग हैं ऐसे जो उसको माना जाता है कि भारत के मूल निवासी थे। बाकी वास्तव में जो है वो भारत के मूल निवासी का कंसेप्ट है बाकी जगह से, ठीक है, खत्म हो गया है। क्योंकि आप देखिए ना, हम लोग खाने पीने से लेकर, रहने सहने से लेकर हर चीज किसका अपनाते हैं? यूरोपियनों का अपनाते हैं, या फिर किसी दूसरे अलग कंट्री वालों का अपनाते हैं। ऐसा करके हम धड़ल्ले से अपनाते हैं। तो हमारे अंदर एक भारतीयता वाला कहानी ही लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो बाकी ज्यादा सीरियस नहीं होना है, सब हम लोग भारतीय ही हैं। ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से। तो याद रखिएगा, भारत भारतीयों का, भारत
भारतीयों के लिए, ठीक है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? हाँ, आर्य समाज का यह नारा था, भारत भारतीयों के लिए। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंपनी, सवाल आपका गलत, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, सवाल गलत नहीं है और ना जवाब गलत है, ठीक है। कंपनी क्या होता है? एक संगठन। कंपनी क्या होता है? एक संगठन जिसकी अपनी नियमावली होती है, अपनी रूल और रेगुलेशन होती है। उसी प्रकार से आर्य समाज एक संगठन थी, इसकी एक अपनी क्या थी? रूल और रेगुलेशन थी। तो बिल्कुल आप इसको कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग कंपनी का मतलब रखते हैं कि कंपनी का मतलब बिस्कुट फैक्ट्री, ठीक है, चाय फैक्ट्री, ऐसा रखते हैं ना, ठीक है, हाँ, तो ये अलग कंपनी, ये भी एक कंपनी की तरह ही है। मान लीजिए कि एक सोसाइटी थी, एक समाज था, और जिसके तहत मतलब कुछ अच्छे अच्छे काम किए जाते थे। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी बनी, रिलायंस कंपनी बनी तो क्या काम करने के लिए बनी? जो जो उसका बिजनेस वो अपना कर रहा हो, लोगों को मतलब फ्री में इंटरनेट दिया शुरू में, अब जो है वो 5G मिल रहा है, लिमिटेड मिल रहा है, लोग जी भर चला रहा है, ठीक है। तो एक कंपनी के तहत वो चीजें प्रोवाइड की गई। वैसे ही जब ये कंपनी बनी होगी, आर्य समाज बनी होगी, तो इसके बनने से ढेर सारी चीजें जो है वो लोगों को समझाए गए होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य था क्या? समाज में कुछ सुधार लाना, ठीक है। तो पहला सुधार इन्होंने, ठीक है, लाना शुरू कर दिया। एक नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। बाकी कोई इधर उधर करे तो खींच के दो कान के नीचे। हालांकि ये अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, हिंसा नहीं करते थे। चलिए, तो याद रखेगा, भारत भारतीयों के लिए नारा किसका है? ये आर्य समाज का या फिर दयानंद सरस्वती, दोनों में से जो ऑप्शन में रहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और नारा, उसे नारा से पहले याद रखेगा कि ये इनका मूल नाम क्या था? इनका, किनका? हाँ, इनका याद रखिएगा, मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल नाम मतलब कि वास्तविक नाम कह लीजिए, जो इनका वास्तविक नाम था वो क्या था? मूल शंकर। बाद में इनका नाम जो है वो दयानंद सरस्वती पड़ गया, लेकिन पहले इनका नाम क्या था? मूल शंकर। हाँ, मूल शंकर। इनका मूल नाम मूल शंकर था जी, इनका मूल नाम मूल शंकर था। तो ज्यादा आश्चर्य में ना होइए। एक नारा जो इनके द्वारा खास कर दिया गया और एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, याद रखेगा, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। मतलब इनका कहना था कि वेदों की ओर लौटिए, ठीक है। अब इस नारा को लोग नेगेटिव भी ले लेता है, जैसे अदर धर्म के लोग में देखिएगा, ठीक है, तो वो जो है कहते हैं अरे बहुत हिंदू हिंदू कर रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने लोगों को वेदों के तरफ जाने को कहा और वेद में जो भी चीजें थी, ठीक है, उसके बारे में जानने को कहा था, ठीक है। क्योंकि देखिए, वेद जो है, उस वेद में एक मनुष्य के मतलब जीवन क्या क्या उसकी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारे चीजों का जिक्र किया गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा जाइए और अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो सारी व्यवस्था थी पहले जो आज के आधुनिक मानव के पास है। आज के आधुनिक मानव जितना सोच रहे हैं, आज से 4,000-5,000 साल पहले भारतीय सोच के चले गए। बस दिक्कत यह रहा कि उस सोच को आगे तक प्रसारित उन लोगों ने नहीं कर पाया, जिस वजह से आज हमारे पास वो नहीं है, ठीक है। तो इनका कहना था कि वेदों की ओर लौटिए, आप लोग वेदों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था दयानंद। क्लियर? चलिए, इनके एक गुरुजी थे, क्या नाम था इनका? बिरजानंद, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये दयानंद सरस्वती जो थे, इनके गुरु का क्या नाम था? ठीक, तो याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था बिरजानंद, बिरजानंद, बिरजानंद। ये किस किस चीज को विरोध करते थे, किस किस चीज का सपोर्ट करते थे? तो याद रखिएगा, सती प्रथा का विरोध करते थे, बाल विवाह का विरोध करते थे, पर्दा प्रथा का विरोध करते थे, ठीक है। और सपोर्ट किसका करते थे? तो सपोर्ट करते थे महिला शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का, ठीक है। इस चीज का ये समर्थन किया करते थे। जो विधवा हो चुकी है उसको फिर से, हाँ, तो इस चीज को ये एक्सेप्ट करते थे। क्या कुछ बदलना है क्या? हाँ, तो कुछ विचार बताइए अपना।
ना बोलो बोलो बोलो, अरे भीतर जो हो उसको बाहर ले गया, तो हम भी तो सुने कि हमारे, ठीक है, हमारे शिष्य जो है ये क्या सोच रहे हैं। चल, तो ये जो है सती प्रथा तो आप जान ही गए, बाल विवाह का कंसेप्ट तो समझ ही गए, ठीक है। पर्दा प्रथा क्या है? घूंघट वाला, ठीक है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ठीक है। होता क्या है कि कुछ ऐसी व्यवस्था चलती है जिसमें महिलाओं को घूंघट ओढ़ के चलना पड़ता है। हालांकि अब तो ये हमारे क्षेत्र में खत्म है, ठीक है, बिहार सब क्षेत्र में खत्म है, लेकिन आज भी आप राजस्थान के क्षेत्र में जाइएगा, हरियाणा के क्षेत्र में जाइएगा, तो आप देखिएगा लोग, महिलाएं घूंघट ओढ़ के तब घर से निकलती है, चले चले कहीं ठेस लग गया, गिर गई, ठीक है। हालांकि वो लोग को बचपन से वैसे चलते चलते अनुभव हो गया रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी सोचिए, अगर महिला बाहर निकल रही है तो उसको मुंह ढक के निकलना होगा। क्यों निकलना होगा ढक के? पता नहीं। समाज चाहती है कि महिला जब निकले तो अपना चेहरा ढक के निकले। क्यों? मालूम नहीं, ठीक है, भेड़िया सब देख लेगा, ठीक है। सबसे बड़ा भेड़िया तो वो खुद है। अच्छा ये बताइए, किसी के घर की अगर मान लीजिए कि महिला का अगर कुछ भी किसी प्रकार का उसके साथ अनहोनी हो रहा, ठीक है, भेड़ियों वाली हरकत उसके साथ हो रही है, तो हरकत कर कौन रहा होगा? किसी ना किसी घर का कोई पुरुष ही होगा। क्या? किसी ना किसी घर का कोई पुरुष ही होगा ना, हो क्या सकता है, हो गए, ठीक है। तो लोग हमेशा ध्यान इस चीज पे देते हैं कि हम अपनी बेटियों को बचा लें, इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते कि हम अपने बेटों को मना करें कि किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करें। इस चीज पे हमारा समाज कभी ध्यान नहीं देता है। अगर सोचिए कि जितनी बेटियों को सुरक्षित किया जाता है, उतना ही अगर बेटों को सुरक्षित किया जाए, अगर उसको उतना बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाए, तो क्या किसी के बेटी के साथ कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन हमारी समाज क्या करती है कि बेटों को खुली आजादी है, ठीक है। जैसे ही मतलब कि थोड़ा सा 9th 10th में गया, अब बड़ा सा उसको एक फोन मिलेगा। अब तो हालांकि छोटे बच्चे को भी मिल जा रहा है, पहले बचपन में उसको रोने से बचाने के लिए, और थोड़ा सा बड़ा हो रहा तो पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने के लिए, ठीक है। और 9th 10th में जैसा ही गया उसको फोन मिल जाता है, और 9th 10th में जब बच्चा जाता है तो उसकी एज 13 साल 14 साल 15 साल हो जाती है, ठीक है, 14-15 मान लीजिए। तो इस एज में क्या होते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं। अब वो लड़का जो है वो, ठीक, अपोजिट जेंडर को देखेगा, उसके तरफ आकर्षित होगा, वो उसके हाथ में फोन है, जिसको देख रहा उसके हाथ में भी फोन है, बस हो गया। अब इसके बाद वो शुरू हो जाएगा वो, ठीक है। दिक्कत यह है कि जो बच्चा जिसके हाथ में सब दिया गया, जो शुरू हो गया, ठीक है, उसी लड़का के घर में अगर उसकी एक बहन हो, अगर वैसा काम उसके द्वारा किया जाता हो तो उसको पूरे घर के लोग टॉर्चर करेगा। लेकिन वही काम, ठीक है, अगर उस बच्चे ने किया हो, उसके बेटे ने किया हो, तो लोग उसको तो झाप करके साइड कर, छोड़ हटाओ ना, बेटा है चलेगा। क्यों चलेगा भाई? ठीक है, तो बस वही का ये स्वार्थ है, ठीक है। तो ऐसा ही कंसेप्ट होता है कि हम हमेशा समाज के एक वर्ग को बचाने का प्रयास करते हैं, दूसरे वर्ग को हमेशा खुला छोड़ देते हैं। ऐसा ही कंसेप्ट था, यहां पर्दा प्रथा लाया गया था, ठीक है। लोग कहता है कि मुंह ढक के चलो, लोग देख लेंगे, तो बैठ के तो तू ही देखेगा, अपने घर के मतलब महिलाओं को ना देखेगा, किसी और के घर के महिला को देखेगा, बैठ के तो तू भी देखेगा। तो ऐसे काहे नहीं करते हो कि हेलमेट पहन के तू हो घूमो, आप भी हेलमेट मान लीजिए, टोकरी रख लीजिए ऊपर से, ताकि आपको बाहर दिखे ही ना, ताकि आपका नजर किसी दूसरे की महिला पर ना पड़े। तो सिर्फ आप अपने महिला को ही बचाइएगा, आप किसी को भी देख सकते हैं, इसकी आजादी आपको कौन देती है? दैट्स कॉल्ड पर्दा प्रथा, ठीक है। तो पर्दा प्रथा, महिलाओं को ढक के चलना पड़ता था। आज भी कुछ क्षेत्रों में यह है, ठीक है, चलते। कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से करती है, ठीक है, तो कर सकता है, हमारी संविधान हर किसी को इजाजत देता है। लेकिन पर्दा प्रथा प्रेजेंट में पूर्ण रूप से बैन है, किसी से जबरदस्ती आप पर्दा प्रथा नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर मुस्लिम धर्म में ही मान ले, किसी को जबरदस्ती जो है बुर्का नहीं पहनाया जा सकता है, उसकी इच्छा है ना पहने ना पहने, ठीक है, संविधान उसको पूरी आजादी देता है, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है, ठीक। चलिए, अगर बच्चे को अगर बचपन में ही ठीक ठाक संस्कार दे देंगे तो आगे सब दिन अच्छा रहेगा वो। तो यहां याद रखिएगा, इस सब चीज का वो समर्थन, मतलब अब विरोध करते हैं, और समर्थन में महिला शिक्षा, उनका भी मानना था कि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षित रहेगी सब व्यवस्था ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। शिक्षित नहीं रहेगी
कुछ भी हो सकता है। एक गिलास पानी मांगिएगा, लोटा देह पर फेंका जाएगा। चलिए, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह की बात कर ले, इन्होंने भी इस चीज को पूरा का पूरा सपोर्ट किया था। किसने? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इनके मृत्यु के बाद 1886 में इनके एक शिष्य थे, चेला थे, जिनका नाम था हंसराज। इन्होंने ही एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम है डीएवी। आज भी आप देखिएगा डीएवी स्कूल चलता है ना, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? हंसराज के द्वारा, जो किसके शिष्य थे? बिरजानंद के। दयानंद सरस्वती कह रहे बिरजानंद के शिष्य ये थे और इनके शिष्य ये थे, समझे? हंसराज। ठीक, चलिए, इसका पूरा नाम है दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेज। इसमें आपको वैदिक ज्ञान भी मिलेगा, अंग्रेजी ज्ञान भी मिलेगा, इसलिए इसको इंग्लो वैदिक कहा गया। ठीक है, चलिए, अभी लगभग जो है ये हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, भारत के जितने भी मतलब अलग अलग जिले हैं उन सारे जिलों में आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? डीएवी स्कूल। चलिए, इसके बाद एक संस्था याद रखिएगा, एक संस्था आई थी, क्या? रामकृष्ण मिशन। क्या आया था? अब यहां से 2-4 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? लाइट कट गई है क्या? आवाज क्या कर रहा है? चलने तो फिर बंद हो जाएगा, ये लाइट कटा होगा तो ब्राइटनेस घटाना होगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं किसके? ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको? किसको? बिरजानंद। ठीक है, विवेकानंद को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है किससे संबंधित? तो याद रखिएगा, किसे? रामकृष्ण मिशन के स्थापना के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए, किसके नाम पे इन्होंने इस मिशन की स्थापना किया था? तो इनके गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? ठीक है, रामकृष्ण। ठीक है, इनके एक गुरु थे और इन्हीं के गुरु मतलब अपने गुरु के नाम पे इन्होंने ये एक संस्था बना दिया, संगठन बना दिया, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ठीक है, तो 12 जनवरी 1863 में जन्म होता है किसका? तो जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, चलिए, इनका अगर पूछे कि वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। मोदी नहीं, नरेंद्र दत्त। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम कह लीजिए, मूल नाम कह लीजिए, वास्तविक नाम कह लीजिए, वो क्या था? नरेंद्र दत्त। अगर पूछे कि इससे पहले जो थे दयानंद सरस्वती, उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका मूल नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का। क्लियर? चल, रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है, किस धर्म की शिक्षा मिली थी? हिंदू धर्म की। तो बाकी ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि कहां? तो याद रखेंगे, बेलूर मठ जो है, इस बेलूर मठ की स्थापना कहां की गई थी? तो यह स्थापना किया गया था कलकत्ता में। तो क्वेश्चन आया कि बेलूर मठ की स्थापना कहां? कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वीवीआई कर लीजिए इसको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 1893 की घटना है। अमेरिका में एक जगह है शिकागो। ठीक है, अमेरिका में एक जगह है शिकागो। शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, मतलब एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था जिसका मुद्दा क्या था? तो धर्म मुद्दा था। और उस सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। जब ये गए थे, लोग बहुत मजाक उड़ाया था, भयंकर मजाक उड़ाया था। ठीक है, हम लोग लगता था कि मेरे गांव से उठ के आ गया भारत से। ठीक है, सबको लगता क्या था कि भारत में जो है वो भूखे नंगे लोग ही हैं। ठीक है, चोरू चक्के ही है, सबको ऐसा लगता था। ठीक है, जब ये गए वहां तो लोग इनसे भी वैसा ही व्यवहार किया है, लोग लग हटाओ किसी काम का नहीं है। लेकिन जब ये मंच पे चढ़े, जब ये स्टेज पे चढ़े, जब इनके हाथ में माइक आया
खतरनाक भाषण दिए, और इतना भाषण दिए, ठीक है, कि 4-5 घंटा लोग बैठ कर सुना ही रह गया। सोचिए, जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हो, आप 10 मिनट भी उसकी बात सुनना आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इनके अंदर ये क्वालिटी थी, इनके भाषण में वो मतलब कि आकर्षण था कि लोग जो है चुपचाप बैठ कर सुनते रह गए, और इनकी भाषण की क्या तारीफ हुई। तो तारीफ इसलिए हुआ क्योंकि इनके पास नॉलेज था। ऐसा कहा जाता है कि वो वहां गए थे, ठीक है, मतलब अमेरिका में, तो वहां एक लाइब्रेरी हुआ करता था। उस लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने के लिए किताब। कुछ दिन गए, पूरा लाइब्रेरी की किताबें पढ़ गए, ठीक है, एक दिन नहीं, कुछ दिन लगा था, ठीक है, मतलब हमेशा जाते थे, कुछ दिन गए, पूरा लाइब्रेरी की किताब पढ़ गए, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसमें जो भी था, ठीक है, लाइब्रेरी का इंचार्ज, उससे पूछे और किताब नहीं है, लगे पहले इतना तो पढ़ लीजिए, बोले पढ़ गए सारा, सोच ही रह गया वो। और सच बात है कि इन्होंने पढ़ लिए थे ये, ठीक है, इतने ब्रिलियंट ये लोग था कि लोग किताब एक बार पढ़ने बैठता था तो 3-3, 4-4 किताब एक के दिन में ये लोग पढ़ जाता था, और संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ा जा सकता है। जब आपका इंटरेस्ट जब उसमें जग जाएगा ना, तो क्या आनंद आएगा। जैसे बचपन में आप लोग कुछ कहानियों की किताब पढ़े होंगे, परियों की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, ऐसे कहानियों में इंटरेस्ट रहा है, ऐसे कहानियों में इंटरेस्ट रहता है बच्चों को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं था तो आप बहुत पहले से आने हो चुके थे, ठीक है। हम लोग को इंटरेस्ट था बचपन में, कहीं किताब मिलती थी परियों की कहानी, कहीं किताब मिलता था, ठीक है, मतलब एक मतलब दानव राजा, मानव राजा, ऐसे करके स्टोरी मिलती थी। अब उसको लेके हम लोग पढ़ने लगते थे, बड़ा आनंद से पढ़ते थे, तब तक पढ़ते थे जब तक जो है वो समाप्त ना हो जाता था, ठीक है। तो वैसा ही था कि ये ठीक ठाक मतलब के हाँ व्यक्ति थे पढ़ने लिखने में, तो इन्होंने किताब पढ़ लिया, ठीक है। और धर्म सम्मेलन कहाँ, तो शिकागो में हुआ था, कब, 1893 में, और वहां जाके इन्होंने जो भाषण दिया था, भाषण में इनकी बहुत वाहवाही हुई थी, और उस समय स्वामी विवेकानंद का परचम पूरा विश्व में लहराया था, और पूरे विश्व में लोगों ने भारत को एक अलग रूप में देखा था। लोगों को लगा था कि भारत में भी अध्यात्म की शिक्षा होती है, भारत के लोग भी ब्रिलियंट होते हैं, यहाँ भी दार्शनिक लोग जन्म लेते हैं। ये बात बताने का काम किए थे कौन, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसलिए आप कितने टैलेंटेड है, दुनिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो कभी कभी खुल के बताया भी कीजिए कि मेरे अंदर टैलेंट है क्या। हाँ, तो जाइए गांव में किसी को पकड़ के लगे उसको इतिहास पढ़ाने। चलिए, तो याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी बनाया था। कौन सा सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी। तो क्वेश्चन आया कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा और कहां किया गया, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहां, तो न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। पूछे कब किया गया, तो ये 3 साल बाद 1800, मतलब सोचिए ना, इतना फेमस हो गए कि लोग इनसे जुड़ना शुरू कर दिया, और लोगों के जोड़ के इन्होंने अपना एक संगठन बना दिया, सोसाइटी ही बना लिया, ठीक है। 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। जो कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने किया था, इसको इन्होंने क्या किया कि 1897 में, ठीक है, इसको क्या, रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। मतलब पूरे विश्व का जो ये सोसाइटी बना है रामकृष्ण मिशन वाला, इससे जितने भी लोग जुड़े होंगे, इन सब लोगों का हेडक्वार्टर कहां होगा, कलकत्ता के बेलूर मठ में। तो इस संगठन का मुख्यालय बना दिया गया बेलूर मठ, जो कहां स्थित थी, कलकत्ता में स्थित थी, ठीक है। इनको कुछ नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्या क्या, पहले याद रखिएगा कि 1902 में इनकी देहांत हो जाती है। कब, 1902 में। इनको हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। ये एग्जाम में न के बराबर पूछा जाता है, पूछ ले तो आपका दुर्भाग्य। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा ये याद रखिएगा, तूफानी हिंदू, ठीक है। इनको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तूफानी हिंदू। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आया है कि तूफानी हिंदू के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखेंगे तूफानी हिंदू के नाम से किसको जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद को। किस नाम से, तूफानी हिंदू, और साथ ही साथ हिंदू नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी कुछ कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस मतलब बहुत टैलेंटेड आदमी थे,
ठीक है, जितने भी भारत के मतलब विद्वान लोग थे, फिलोसफर लोग थे, उन सारे के मतलब थॉट के बारे में ये पढ़े हुए थे। तो इन्होंने जब इनको पढ़ा, ठीक है, तो इनके बारे में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया कि ये भारत के क्या है, तो आध्यात्मिक गुरु है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु है। अध्यात्म क्या होता है? ठीक है, सीधा सीधा समझिए, अपने भीतर के चीजों को जान लेना अध्यात्म है। हाँ, अपने भीतर की चीजों को, अभी नहीं करे जी गुर्दा फेफड़े निकाल के देखने लगे, ऐसी नहीं। कहने का मतलब है कि एक मनुष्य का जो है वो, मेरा, अगर हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हो तो मेरा जन्म किस लिए हुआ है? इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो क्या करने आए? स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो वही चीज, ये चीज बहुत बड़ी बात है। हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, ये जान लेना बहुत बड़ी बात है। इसी चीज को अध्यात्म कहते हैं। बुद्ध ने इस चीज को जान लिया था, महावीर ने इस चीज को जान लिया था। ठीक है, ये विवेकानंद जो थे, इन्होंने इस चीज को जाना था। तो ये सब चीज जो होता है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, आप जानिए कि आप, ठीक है, इस पृथ्वी पे आए क्यों है, और खासकर अपने बारे में जानिए। एक बड़ा खूबसूरत कहानी है कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग मतलब कि फरिश्ते मान लीजिए, फरिश्ते भगवान से पूछे, ठीक है, कि आप दुनिया बना रहे हैं, कहते हैं कि बहुत खूबसूरत चीज आप बना रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ रहेंगे? ठीक है, तो भगवान भी टेंशन में आ गए, कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनको लगता क्या था कि कहीं भी रहेंगे लोग हमको खोज लेगा। ठीक है, और हर किसी को भगवान मिल जाए यह अच्छी बात नहीं है क्या? भगवान हर किसी को मिल जाए यह भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो वो सोच रहे थे कोई ऐसा जगह मिले जहां हम मतलब रहे और कोई हमें ना खोजे। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हिमालय में चले जाइए। लगे हिमालय पहुंच ही जाएगा सब कभी ना कभी। फिर लोगों ने कहा कि आप दूसरे ग्रह पे चले जाइए, वहां भी पहुंच ही जाएगा। चांद पे चला ही गया, मंगल ग्रह पे चला ही गया, सूर्य पे भी जाने की तैयारी करिए रहा सब। तो कहीं भी जाएंगे लोग, वहां तक हो सकता है कि भविष्य में पहुंच जाए। अंतिम रूप से भगवान ने क्या किया कि अपने आप को इंसान के हृदय में समाहित कर दिए, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वहां पर कि इंसान जो है सारी जगह खोजेगा, अपने भीतर हमें कभी नहीं खोजेगा। इंसान सारी जगह खोजेगा, मंदिर में खोजेगा, मस्जिद में खोजेगा, पहाड़ों में खोजेगा, नदियों में खोजेगा, हर जगह खोजेगा वो, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांकेगा कि भगवान क्या है भीतर। कभी झांक के देखिए आप अपने अंदर, कभी आप अपने अंदर झांक के देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कभी मतलब समय निकाले हो 1 घंटा और अकेले कहीं बैठ गए हो और अपने बारे में सोच रहे हो? ऐसा करते हैं क्या? तो अब तक आप जो है ना बहुत टैलेंटेड आदमी हो गए होते आप, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कभी अकेले में बैठ के अपने बारे में सोचते हैं। हमें जैसे ही समय मिलता हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कि ओ आज देखे तो उसको ज्यादा तेज बन रहा था, सोचेंगे अरे पड़ोसी को देखे आज जाके 4 चक्का खरीद के ले आया, पैसा कहां से लाया होगा, जरूर कहीं ना कहीं डाका डाला है। तो हमारे पास जैसे समय निकलता है हम दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन वो इंसान जो कभी समय निकाल के अपने बारे में सोचे, ग्रेट इंसान है वो। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो आप अपने बारे में भी सोचा कीजिएगा। चलिए आइए, एक याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सोसाइटी? थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो याद रखेंगे कि इस एक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मैडम ब्लावटस्की। ठीक है, क्या? मैडम ब्लावटस्की, ब्लावटस्की। ठीक है, मैडम ब्लावटस्की। ठीक है, ब्लास्ट ऐसे याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा, मैडम ब्लास्ट। चलिए, उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? अल्काट। ठीक है, तो मैडम ब्लावटस्की और अल्काट जो है, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था कि कनाडा के क्षेत्र में एक सोसाइटी बनाई थी 1875 में। क्या नाम था सोसाइटी का? थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसकी एक शाखा खोली गई। ठीक है, 75 में वहां बना था, 11 साल बाद 86 में एक इनकी शाखा खोली गई। कहां पर? मद्रास। ठीक है, तो 86 में इसकी एक शाखा खोली गई। ठीक है, मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी एक ब्रांच खोला गया। कहां पर? तो मद्रास में। और इसी मतलब ये संगठन के सदस्य बन के भारत आई थी। कौन? तो एक आयरिश महिला जिसका नाम था एनी बेसेंट।
और एनी बेसेंट जो है वो मतलब इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने भारत में एक आंदोलन किया था, होम रूल आंदोलन, और उनको कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष बनने का भी श्रेय प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा, ये फेमस है, होम रूल आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। बाकी फिलहाल आप याद रखिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावटस्की और अल्काट के द्वारा किया गया था ये। ठीक है, भारत में इसकी शाखा कब लाया गया? तो 1886 में लाया गया था। कहां लाया गया था? मद्रास में लाया गया था। क्लियर? चलिए बाकी इसके बारे में। उसके बाद एक आता है, ठीक है, यंग बंग आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन? हाँ, तो क्वेश्चन याद रखेगा कि ये किसके द्वारा? तो विलियम डेरिजियो के द्वारा। कब? 1828 में। 1828 में एक और आई थी संगठन, क्या नाम था उसका? ब्रह्म समाज। ठीक है, हाँ, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1828 में हुआ था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। उसी प्रकार से याद रखें यंग बंग आंदोलन जो है इसकी स्थापना 1828 में किसके द्वारा? तो विलियम डेरिजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था, मतलब बंगाल के जो युवा थे, ठीक है, इन युवाओं में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कुछ एक अलग जगाना था और युवाओं को प्रेरित करना था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसको क्या कहा गया था? यंग बंग आंदोलन। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कुछ थी। देखिए ये जो था ये समाज सुधार आंदोलन था। कौन सा? तो धार्मिक समाज सुधार आंदोलन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ठीक है, तो कुछ है आंदोलन होगा मुस्लिमों से संबंधित। मुस्लिमों में धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से चले थे? वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, तो इन आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि जो हरिजन समाज थे, दलित वर्ग के लोग थे, ठीक है, दलित वर्ग के लोगों के द्वारा, ठीक है, कौन कौन से मतलब आंदोलन चले थे, संगठन था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक दिन का और हमारा ये क्लास होगा थोड़ी बहुत इसके बारे में, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? तो सीधे कूद जाएंगे। कहाँ कूद जाएंगे? ठीक है, हम लोग कूदेंगे कांग्रेस के ऊपर। ठीक है, कांग्रेस जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, कांग्रेस का कहाँ कहाँ कौन कौन सा अधिवेशन होता है, उनके अधिवेशनों पे हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग तय करेंगे मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था उसका सफर। ठीक है, कैसे कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बाल गंगाधर तिलक आए, गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, कौन थे ये लोग, इन सभी लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी कौन थे, इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ पर्सनालिटी अब इसके बाद आएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, गांधी जी का जन्म होता है 1869 में। कांग्रेस के पढ़ने के बाद गांधी युग जब पढ़ेंगे तो गांधी जी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इसके बाद जो है ये कल के बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसको आप कह सकते हैं क्या? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, भारतीय संग्राम। चलो।